नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुका हूं स्पेशल रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए वरदान सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम जीके जीएस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2019, रेलवे ग्रुप डी 2019, एएलपी 2018, रेलवे एनटीपीसी 2015 में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को चुन चुनकर आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाए। ये क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले, देखिएगा कितना बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। 40 में से कम 35 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं ही। तो चलिए दोस्तों, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आज की क्लास का भी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा आगे, मैं आपको वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 फ्रीडम फाइटर के नाम एक तरीके से आपके सामने हैं। इन चारों में से सीमांत गांधी, इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी, किसको कहा जाता था? देखिए दोस्तों, गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वो अहिंसावादी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चलकर। तो इन चारों में से जो फ्रंटियर गांधी है, उसकी भी विशेषता यही है, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ देश में ना रहकर, बाहर रहकर अहिंसा के रास्ते पे चलकर लड़ाई लड़ी थी। तो भाई उनका नाम है यहां पर खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये बलूचिस्तान से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको बच्चा खान, क्या दोस्तों, बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही बादशाह खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में नाम वगैरह पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा बादशाह खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, लो भाई, इनकी पूरी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 20 जनवरी 1988 में इनका निधन हुआ था। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खान या फिर बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एक समय उनका लक्ष्य संयुक्त स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष भारत था। इसके लिए उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना करी। यह संगठन सुर्खपोश या फिर लाल कुर्ता दल के नाम से भी जाना जाता था। समझ गए? खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो एग्जाम में कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि फ्रंटियर गांधी को भारत के सर्वोच्च सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1987 में। 1987 में भारत रत्न इनको मिला था। याद रहेगा, ये इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? गिर नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में स्थित है, जो कि स्पेशली शेर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य के अंदर। अब गुजरात राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, वो आपके सामने ये रहे। एक है वंसडा नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है? गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। वेलवेदार नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। किस दिन मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। किसकी? रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। किसने करी थी? सीवी रमन ने की थी, जो कि भारत के एक बहुत बड़े फिजिस्ट थे, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। किससे? नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने
28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 में। इसीलिए हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये देखिए, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन फरवरी 28 ईच ईयर टू मार्क द discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 February 1928. For his discovery, C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. फिजिक्स में इनको 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? इन चारों में से वो कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो वही एक ही महान शासक था, उसका नाम था अकबर, जो कि हिंदुओं के हित में भी काम करता था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। उस टाइम पर क्या होता था, जो हिंदू लोग थे इनके राज्य में, वो अगर तीर्थ यात्रा करने जाते थे, अपनी देवी देवताओं के पास जाते थे, तो उनको कर देना पड़ता था मुगल साम्राज्य को। तो इसने, अकबर ने ये तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, इब्राहिम लोदी ऑप्शन में है। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 तक रहा। ऑप्शन में एक बाबर भी है, इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। हुमायूं है, हुमायूं का शासनकाल यहाँ पर देखिए, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक रहा। ये थोड़ा सा गलत है, बस उसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। ठीक है, हुमायूं का 1530 से 1556, अकबर का 1556 से 1605 तक रहा। 1563 में अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा एक रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को मतलब एक्सेप्ट कर सकता है? तो भाई इसका सही आंसर है AB प्लस। AB ब्लड ग्रुप ऐसा है, अगर किसी इंसान का AB ब्लड ग्रुप है ना, उसको लाइफ में कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ गई तो फिर चाहे O पॉजिटिव हो, O नेगेटिव हो, ठीक है, A प्लस हो, कोई भी हो, वो ब्लड ग्रुप इसको चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी ब्लड ग्रुप के साथ ऐसा नहीं होता। अ पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम आइदर ग्रुप मेकिंग देम अ यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। O नेगेटिव जो होता है कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। O नेगेटिव जो होता है ना, वो सभी ब्लड ग्रुप को चल जाता है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन आपके पास है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी गई थी वो गुप्त साम्राज्य द्वारा करी गई थी। गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य द्वारा की गई थी। तो भाई सही आंसर है कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करी थी। कब? 427 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी कुमार गुप्त ने। द गुप्त एम्परर कुमार गुप्त फर्स्ट ने एस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी अराउंड 427 CE, मतलब कॉमन एरा। द यूनिवर्सिटी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एंड फ्लोरिश्ड फॉर ओवर 800 ईयर अंटिल द 12th सेंचुरी। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, आपको पता है खिलजी साम्राज्य का था एक, बख्तियार खिलजी ने इसको जलाकर राख कर दिया था 1200 ईस्वी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? चार राज्यों के नाम है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है सूर्य मंदिर को, ठीक है, या फिर काला पगोड़ा इसको कहा जाता है सूर्य मंदिर को। तो किस राज्य में स्थित है? देखें दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है ब्लैक पैगोडा। इसको बनवाया था नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह देव ने इसको बनवाया था ब्लैक पैगोडा को। कहां पर है ये? उड़ीसा राज्य के अंदर है। उड़ीसा की पूरी जो एक शहर है उड़ीसा राज्य के अंदर, वहां पर यह स्थित है। भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में से एक, इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है क्योंकि यह काले ग्रेनाइट से बना है। ब्लैक पैगोडा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह काले ग्रेनाइट से बना हुआ है, ब्लैक ग्रेनाइट से। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था। साल 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर लिया था। ठीक है,
नेक्स्ट है अनुच्छेद 356, सभी को पता है ये नेशनल इमरजेंसी है एक। जब किसी भी राज्य में चीफ मिनिस्टर यानी कि सरकार भंग हो जाती है, असफल हो जाती है, तो उस राज्य में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ये सॉरी नेशनल नहीं, ये एक इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 356, ठीक है, के तहत इमरजेंसी की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है। जब किसी राज्य के अंदर 356 के तहत इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, ठीक है, तो उस राज्य की सरकार कौन चलाता है। उस राज्य की सरकार टेक्निकली राष्ट्रपति चलाता है। कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। राष्ट्रपति के बिहाफ पर इसकी जगह राज्यपाल चलाता है, ठीक है। जब किसी राज्य की सरकार विफल हो जाती है, असफल हो जाती है, भंग हो जाती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है कि इस प्रदेश के अंदर ये सिचुएशन आ गई है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देता है कि जब तक यहां पर दोबारा से इलेक्शन नहीं होते तब तक राज्यपाल उस देश की सरकार को के रूप में चलाएगा, शासन करेगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे भारी तत्व कौन सा है इन चारों में से जो कि नेचुरली प्राप्त होता है। तो भाई इसका सही आंसर है यूरेनियम। क्यों भाई? यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है ना, पता है आपको क्या है? एटॉमिक नंबर, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 92 है। यूरेनियम में प्रोटॉन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए सबसे हैवी एलिमेंट होता है, नेचुरली प्राप्त होता है। जो निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है। इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हड़प नीति शुरू करी थी अंग्रेजी शासन ने एक बार, यानी कि जो भारत के अंदर छोटे छोटे राजवंश थे, राजा थे, उनमें से अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती है या फिर गद्दी पर उस टाइम पर कोई नहीं बैठा, तो उसका जो राज्य था वो ब्रिटिश सरकार के अंडर आ जाता था। ब्रिटिश शासन जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता था, उसको हड़प लेता था। तो यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित, ठीक है। किसने इसको शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पर वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, इसी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस लागू किया था। ऑप्शन में लॉर्ड कनिंग है, यह भारत का गवर्नर जनरल 1856 से 1862 तक था, और लॉर्ड कनिंग इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि लास्ट गवर्नर जनरल था, लेकिन ये भारत का फर्स्ट वाइसरॉय था, ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय था भारत का। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहा। लॉर्ड रिपोन 1880 से 1884 तक रहा। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन चारों में से उस भारतीय का नाम बताना है जिसे सबसे पहले नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। देखिए सीवी रमन का तो आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किसके क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। मदर टेरेसा को शांति, पीस के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1913 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने जो आज की करंट अफेयर की क्लास ली ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, लेकिन उसी टाइम पर मैंने आपको बताया कि एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इंग्लिश में इसको बोलेंगे NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होता है? तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य पूर्व न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो पूर्व न्यायाधीश होता है, उसी को ही इस पद के ऊपर नियुक्त किया जाता है। तो देखिए भारत का सेवानिवृत्त
मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। अब देखिए, फिलहाल अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष फिलहाल कौन है, तो भाई फिलहाल है रामा सुब्रमण्यम फिलहाल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी था जो कि एक बार कैंसर से जूझ रहा था, तो उन्होंने कैंसर से कमबैक किया, कैंसर से लड़े और एक किताब लिखी, अपनी ही बायोग्राफी लिखी। तो इस खिलाड़ी का नाम आपको पता है क्या है? युवराज सिंह है। इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। इनकी ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। तो भाई इतने सारे लोग देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रूबी मटेरियल के बारे में आप जानते होंगे, लाल होता है बिल्कुल। डायमंड जो होता है वो पानी के रंग जैसा होता है, ठीक है। रूबी जो होता है वो तो एकदम रेड होता है, एकदम लाल। तो ये किसकी कारण की वजह से होता है? ये होता है क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। द रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम आयंस इन द मिनरल क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा गया है? निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी, भारत के अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? किसको भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता कहा गया है, या फिर फादर ऑफ मिसाइल किसको भारत के अंदर कहा गया है? क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था रामेश्वरम में, ठीक है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी, 83 साल की, शिलोंग। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997। ये नोट करिए, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1997 में। और ये प्रेसिडेंट भी तो थे भारत के, कब से कब तक के? 2002 से लेकर 2007 के बीच में भारत के ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ था। सर्वोदय की अवधारणा, इसका मतलब होता है सभी की प्रगति। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, सभी की प्रगति महात्मा गांधी जी ने। सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल गांधी जी ने पहली बार साल 1908 में जॉन रिस्किन की किताब अनटू द लास्ट के अनुवाद के लिए किया गया था। जॉन रिस्किन एक लंदन यानी कि इंग्लैंड की एक लेखक है, ठीक है। गांधी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दर्शन के लिए किया था, जिसमें सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दिया गया था। सर्वोदय का मतलब है सभी की प्रगति या सार्वभौमिक उत्थान। तो भाई सर्वोदय की अवधारणा किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी, समझ गए। नेक्स्ट है, बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? बिहू एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, किस राज्य से संबंधित है? बिहू जो परफॉर्म किया जाता है ये असम राज्य में किया जाता है। अब यहाँ पर उड़ीसा भी है। उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? घुमुरा, ठीक है। दालखाई, ठीक है, दालखाई और घुमरा उड़ीसा का है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का छाऊ जात्रा, भाविया ये वेस्ट बंगाल का है। नागालैंड का चांगलो कुकी डांस और हॉर्नबिल नागालैंड का है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। असम का बिहू है बागुरुम्बा, असम राज्य का। एक तो बिहू हो ही गया, एक बागुरुम्बा हो गया, एक भोरताल नृत्य हो गया, एक झूमर हो गया। ये असम राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, इसका सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारतीय सेना का अगर कोई सोल्जर
कुछ वीरता का काम करेगा तो उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो भाई इस सम्मान का नाम है परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की जो शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला पुरस्कार जो दिया गया था 21 जून 1950 को दिया गया था। किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। जम्मू कश्मीर में लड़ाई के दौरान इन्होंने बहुत बड़ी वीरता दिखाई थी और ये शहीद हो गए थे, इसलिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भाई पहला परमवीर चक्र किसको दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को। कब दिया गया? 21 जून 1950 को। परमवीर चक्र की शुरुआत कब की गई? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः के बारे में आप जानते होंगे, गायत्री मंत्र है, ये कहां से लिया गया? ये लिया गया है ऋग्वेद से। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहला सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चोरी चोरा कांड आपको पता होगा, एग्जैक्टली 1922 में हुआ था। जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी, तब गुस्से में भीड़ ने गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में, गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चोरी चोरा, वहां पर आग लगा दी थी, जहां पर लगभग 14 से 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। यही है चोरी चोरा कांड। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ली थी। इसी की वजह से इनको लेनी पड़ गई थी एक्चुअली में 21 फरवरी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी, क्योंकि गुस्से में भीड़ ने चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। क्लियर है? तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भाई उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो भाई उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, चोरी चोरा कांड के समय भारत का लॉर्ड रीडिंग चोरी चोरा कांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। वे 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय रहे। उनके वायसराय काल में ही चोरी चोरा की घटना हुई। सितंबर 1922 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1925 में KB हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। रोलेक्ट एक्ट का निरसन हुआ। 1919 में रोलेक्ट एक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब खत्म हो गया था। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन हुआ। UPSC की बात हो रही है। भारतीय सेना के अधिकारी स्वर्ग के भारतीयकरण की सुरक्षा हुई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुआ था। समझ गए? नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी सदैव के लिए दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे? देखिए, महात्मा गांधी जी जो पढ़ाई करने के लिए लंदन भी गए थे और साथ ही साउथ अफ्रीका भी गए थे। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कब आए थे? वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आए थे, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो भाई 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत आते ही इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। कौन सा गुरु? राजनीतिक गुरु बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तभी मैंने ये इस तरीके से लिख के आपको बताया। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। 1915 में वो भारत लौट गए थे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है? जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगा, जाहिर सी बात है तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का। तो ऑप्शन इसका B सही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की जो खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने करी थी। ऑप्शन B इसका सही है, 1700 में करी थी। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1796 में, कब करी थी? 1796 में। 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक, यानी कि इंग्लिश में इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, उस टाइम पर यह बीमारी बहुत ज्यादा फैली थी जब भारत के अंदर अंग्रेजी शासन था। चेचक के टीके की खोज करी थी अंग्रेजी डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। 1996 में नोट करिए इसको, वैक्सीन की खोज। मुदेरे का मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? कौन से भगवान को समर्पित है? मुदेरे का मीनाक्षी मंदिर। तो भाई ये समर्पित है माता पार्वती
माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल। भगवान शिवा, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर को मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर वेंगई नदी के दक्षिणी किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? वेंगई नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कहां पर है ये? मदुरई। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? आप सभी को पता होना चाहिए 7 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। 7 ही हैं या 8 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8, सॉरी 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही आंसर आपको बताने से पहले ये बताऊंगा कि भाई कर्क रेखा जो है, ठीक है, अगर ये भारत का नक्शा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो कर्क रेखा ऐसे आपकी लगभग होकर गुजरती है। 8 राज्य पड़ते हैं बीच में। राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, गुजरात से तो एंट्री ही करती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम पे जाके खत्म होती है। तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भाई कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। समझ गए? तो भाई यहां पर आप देख लीजिए इन चारों में से कौन से राज्य का नाम नहीं है। झारखंड, यार झारखंड ये रहा होकर गुजरती है। गुजरात ये रहा होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश ये रहा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश नाम नहीं है। ठीक है, ये एक हमारा नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ स्टेट है, सबसे ऊपर है काफी, ठीक है, मैप में यहां पर। तो भाई उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, केवल इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। समझ गए दोस्तों? आया ना मजा? फटाफट लाइक करिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। ज्यादा कवर नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा रस होगा, आपको भी फ्रस्ट्रेशन होगी। और इस क्लास का जो PDF है वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर, कहां पर? ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, वे टू सक्सेस, टेलीग्राम के ऊपर सर्च करिए वे टू सक्सेस, चैनल मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको PDF देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड करके इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल भाई NTPC वालों के ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं, ग्रुप डी वालों के लिए भी कल से ही स्पेशल क्लासेस आने वाली है। देख लो भाई ग्रुप डी वालों, आपके लिए रफ्तार सीरीज शुरू हो रही है कल से, जो कि स्पेशल GK GS की रहेगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। उसमें भी हम जनरल अवेयरनेस, GK, जनरल साइंस, ठीक है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक GK, कंप्यूटर, इवन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी डिटेल के साथ कवर कर रहे होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। मोस्ट फिल्टर्ड एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो भाई अगर ग्रुप डी का कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी खुश हो जाइए, कल से आपके लिए इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री चल रही है रफ्तार सीरीज। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।